हम यह समझने की कोशिश करें कि यूरोप में अध्ययन उन्माद लाने में प्रिंट ने किस तरह से मदद किया। यूरोप में लगभग इसी समय साक्षरता का दर 60 से 80% हुआ करता था। ये उस समय के हिसाब से काफी अच्छा साक्षरता दर माना जाता है। अब कई लोकप्रिय साहित्य नए रूप में छपने लगे, जैसे पंचांग या अनुष्ठान कैलेंडर, और इसके साथ साथ गाथा गीत, लोक कथाएं, मनोरंजन, विज्ञान, दर्शन, यानी कि सभी विषयों के ऊपर मुद्रण की शुरुआत हुई। आप अपने पसंद और अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी पढ़ सकते थे। इसके साथ साथ बिक्री के लिए छोटे छोटे पुस्तकों को लेकर पेडलर्स गांव-गांव में घूमते थे और सस्ती दरों पे लोगों को ये पुस्तकें उपलब्ध कराते थे। इसका 2 उदाहरण हमारे पास मौजूद है। जैसे इंग्लैंड में पेनी चैपबुक छपता था, जिसको छोटे छोटे पेडलर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बेचते थे, जिन्हें चैपमैन कहा जाता था, और इन पुस्तकों को 1 पैसे में बेचा जाता था। यदि हम फ्रांस की बात करें तो वहां बिब्लियोथेक ब्लू के नाम से कम कीमत वाली छोटी किताबें छापी जाती थीं। हालांकि उनके पेपर का जो क्वालिटी होता था वो काफी घटिया होता था और सस्ते नीले कवर में वो बंधी जाती थीं, और यही कारण था कि ये सस्ती होती थीं और गरीब लोग, गांव के लोग भी इसे खरीद सकते थे और पढ़ सकते थे। इस समय जो समाचार पत्र छपते थे और जो पत्रिकाएं छपती थी, उनमें ताजा समाचारों के साथ साथ मनोरंजन, युद्ध के बारे में जानकारी, व्यापार के बारे में जानकारी और देश में हो रहे विकास के बारे में भी जानकारी छापी जाती थी। इससे लोगों को काफी फायदा होता था। अब हम ये देखेंगे कि जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि चर्च काफी डरा हुआ था, तो चर्च ने निषिद्ध पुस्तकों के सूचकांक बनाकर रखने शुरू किए। सवाल यह है कि चर्च ने ऐसा क्यों किया? तो इसका कारण यह था कि प्रिंट के कारण अल्पशिक्षित लोग भी पढ़ने लगे। अब उनका विश्वास कई विशिष्ट व्यक्तिगत व्याख्याओं से प्रेरित होने लगा। जैसे 16वीं सदी में इटली में एक मिलर हुआ करता था जिसका नाम था मेनोचियो। उसने बाइबिल को पढ़ा और बाइबिल के संदेश की उसने पुनर्व्याख्या की। उन्होंने ईश्वर और ब्रह्मांड का एक ऐसा दृश्य पेश किया जिसे रोमन कैथोलिक चर्च बहुत ही क्रोधित हुआ और वह मेनोचियो के जान के पीछे ही पड़ गया। चूंकि चर्च देख रहा था कि प्रिंट के कारण चर्च के प्रति लोगों की धारणाओं में परिवर्तन आ रहा था, इसलिए रोमन चर्च ने लोकप्रिय अध्ययन और आस्था के सवालों पर प्रश्न चिन्ह से परेशान होकर प्रकाशकों और बुक सेलरों पर नियंत्रण लगाना आरंभ किया। अंततः 1558 ईस्वी से उसने कई सारी पुस्तकों को निषिद्ध घोषित कर दिया जिसे लोग पढ़ नहीं सकते थे, और एक सूचकांक भी बनाया गया जिनमें ऐसे सभी पुस्तकों की सूची बनाई गई। साथ ही मेनोचियो को पकड़ लिया गया और अंततः उसे मार दिया गया। देखिए, जब हम प्रिंट की बात करते हैं तो आम जनता ही नहीं बल्कि बड़े पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग भी इससे प्रभावित हो रहे थे, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण लुई सेबेस्टियन मर्सिये है, जो 18वीं शताब्दी में फ्रांस का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हुआ करता था। मर्सिये कहते थे कि किताबें दुनिया को बदल सकती हैं। क्यों? क्योंकि किताबों के कारण शिक्षित वर्ग के लोग तर्क और बुद्धि से बात करेंगे और शासन का वही जरिया होगा, और इससे एक बड़ा फायदा यह होगा कि समाज में जो निरंकुशता और अत्याचार फैला हुआ है उसका अंत हो सकेगा। इस तरह मर्सिये ने अपने उपन्यासों में भी ऐसी ही चर्चाएं की। जैसे उनके उपन्यासों के नायकों को अगर देखें, नायिकाओं को देखें, उनके कैरेक्टर्स को देखें, तो आपको पता लगेगा कि शुरुआत में वो अनपढ़ होते थे, लेकिन बाद में पढ़कर, अध्ययन कर उनका पूरी तरह से रूपांतरण हो गया। और ज्ञानोदय को लाने में, साथ ही निरंकुशता और उसके आधार को नष्ट करने में छापाखाने की जो भूमिका थी उसके बारे में मर्सिये पूरी तरह आश्वस्त थे। इसलिए वे प्रायः कहा करते थे, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है,
आभासी लेखक अर्थात प्रिंट, आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। अंततः हम बात करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति में मुद्रण की क्या भूमिका रही। फ्रांसीसी क्रांति में मुद्रण ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि छपाई के चलते जो कई तरह के फिलोसोफर्स, चिंतक हुआ करते थे, उन्होंने पुरानी परंपराओं, अंधविश्वास और निरंकुशतावाद का विरोध किया और अपनी लेखनी से इन चीजों की आलोचना की। उन्होंने पुराने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और यह मांग की कि हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर कसा जाए। यह सिर्फ इस वजह से ना मान लिया जाए क्योंकि चर्च ने ऐसा कहा है। रूसो, वॉल्टेयर, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू ये ऐसे चिंतक हुए जिन्होंने अपनी लेखनी से जनता को जगाने का काम किया। साथ ही उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार किया और परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को कमजोर करने का काम किया। साथ ही उन्होंने पाठकों को एक नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित किया, जहां पर वो आलोचना कर सकते थे, जहां पर वो पुराने रीति रिवाजों पर सवाल उठा सकते थे और तार्किक नजरिए से दुनिया को देख सकते थे। छपाई के साथ वाद विवाद और संवाद की एक नई संस्कृति पैदा हुई, जिससे सारे पुराने मूल्य, पुरानी संस्थाएं और पुराने कायदे कानून आम जनता के बहस में आ गए और अब उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला भी शुरू हो गया। 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाला साहित्य काफी लोकप्रिय हो चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए, कार्टून और व्यंग्य चित्र छपने लगे और इसमें यह भाव उभरता था कि यदि जनता मुश्किल में है तो उसका एक कारण सिर्फ राजा है, जो स्वयं ही भोग विलास में डूबा हुआ है। तो इस तरह से मुद्रण ने फ्रांसीसी क्रांति को लाने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।